Hello students, I Kalpana Yadav welcome you all to the online platform of Agri Study Point. This platform is for the preparation of all the competitive examinations related to agriculture and allied sciences like horticulture, home science, veterinary and animal sciences. This is a startup initiated by the postgraduate students of Chaudhary Charan Singh Haryana Agriculture University Hisar, Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences Hisar, Maharaja Pratap Horticulture University Karnal to provide the quality education in the field of agriculture and allied sciences. For more details, you can visit to our official website, that is www.agristudypoint.com, and you can also visit to our YouTube channel, that is Agri Study Point, and you can also follow us on our Instagram handle, that is agri.studypoint. तो फ्रेंड, आज शुरू करते हैं हम कैरेट कल्टीवेशन। कैरेट कल्टीवेशन में सबसे पहले देखिए कि कैरेट को किस किस नाम से जाना जाता है। तो कैरेट को हम बोलते हैं क्वीन एनेज लेस भी बोलते हैं इसको हिंदी भाषा में हम गाजर कहते हैं। तो क्वीन एनेज लेस इसको कहाँ कहा जाता है? साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर। आगे हम देखिए साइंटिफिक नेम क्या है इसका। तो साइंटिफिक नेम है इसका डोकस कैरोटा, जीनस है इसका डोकस एंड द स्पीसीज इज कैरोटा। इसकी फैमिली है एपिएसी, जिसको एम्बेलिफेरी भी बोलते हैं और अब इसको एपिएसी बोलते हैं। क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो क्रोमोजोम नंबर है इसके अंदर, जो डिप्लॉइड नंबर है वो है इसके अंदर 18, और अगर हम हैप्लॉइड नंबर की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 9। ओरिजिन कहाँ से है इसका? सेंटर ऑफ ओरिजिन है इसका साउथ वेस्ट एशिया, और साउथ वेस्ट एशिया के अंदर भी मेनली कहाँ पे? स्पेशली इन अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान है उसको हम मेनली इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन मानते हैं, और मेनली जो साइड अफ़गानिस्तान है वहाँ पर जो एंथोसाइनिन कैरेट होती है और जो पर्पल कैरेट होती है उसका इसको सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। और जो यूरोपियन कैरेट है, हम आगे बात करेंगे, जो यूरोपियन कैरेट है वो हमारी पर्पल कैरेट यानी जो ट्रॉपिकल कैरेट है उसी से डेवलप हुई है, मतलब उसके अंदर इवोल्यूशन होके वो अराइज हुई है। ठीक है, फिर बात करें इसकी एडिबल पोर्शन क्या है। एडिबल पोर्शन है इसका अनलार्ज फ्लैशी टैप रूट्स, मतलब हम क्या खाते हैं इसके अंदर कोई पूछे तो हम गाजर के अंदर जो गाजर होती है वो क्या होती है? एक टाइप की रूट होती है, एक टाइप की जड़ होती है, जिसको क्या बोलते हैं? हम टैप रूट बोल देते हैं। तो हम क्या खाते हैं इसके अंदर? ये एक जड़ खाते हैं, एक रूट खाते हैं। फिर देखें इसके अंदर इनफ्लोरेसेंस की टाइप। इनफ्लोरेसेंस जो होती है इसके अंदर वो होती है कंपाउंड अम्बल। ठीक है, अगर हम देखें कंपाउंड अम्बल, इसमें जो अम्बल होता है उसमें क्या होता है कि जो ये अम्बल के अंदर एक पॉइंट से शुरू होते हैं अम्बल फॉर्मेशन, और एक लेवल सेम लेवल के ऊपर जाके ये रुक जाते हैं। तो अराइज फ्रॉम अ पॉइंट एंड रीच अप टू अ सेम लेवल। तो ये एक अम्बल है, और जब इसको हम कंपाउंडली अरेंज कर देते हैं ऐसे, जब ये कंपाउंडली अरेंज होते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं? कंपाउंड अम्बल, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और ये फिर जो छोटे छोटे अलग अलग अम्बल हैं इनको हम अम्बलेट बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें टाइप ऑफ फ्रूट। टाइप ऑफ फ्रूट होता है इसके अंदर साइजोकार्प। साइजोकार्प हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये है एक साइजोकार्प टाइप ऑफ फ्रूट। तो साइजोकार्प क्या होता है? एक ड्राई कंपाउंड फ्रूट दैट स्प्लिट्स एट मैच्योरिटी इनटू सेवरल इंडेहिसेंट वन सीडेड कार्पल। मतलब जो साइजोकार्प है जो कि मैच्योरिटी के अंदर क्या होता है? 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और इसके एक हिस्से को क्या बोलते हैं? मेरिकार्प बोलते हैं। तो ये एक जो है ये क्या होती है? एक कार्पल होती है, और इसके अंदर एक सीड मिलता है। तो ये क्या होगी? 1 सीडेड कार्पल के अंदर ये डिवाइड हो गया है। तो आपसे पूछे कि इसके अंदर कौन से टाइप ऑफ फ्रूट है? ये साइजोकार्पिक फ्रूट होते हैं जो कि मैच्योरिटी पे डिवाइड होके 2 मेरिकार्प में बदल जाते हैं। और इसको इंडेहिसेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये अलग अलग हो जाते हैं, 2 मेरिकार्प में बदल जाते हैं, तो ये क्या होते हैं? झड़ते नहीं है, मतलब जो झड़ता नहीं है उसको हम इंडेहिसेंट बोल देते हैं। तो ये इसके अंदर फिर भी एक सीड है, इसके अंदर सेफ है, ये अब झड़ेगा नहीं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये 2 में अलग अलग हो गए, और जो ओरिजिनल हमारे जो सीड होते हैं ना गाजर के, वो ऐसे होते हैं जो कि पहले एक साइजोकार्प की तरह होते हैं,
और उसके बाद स्प्लिट होकर ऐसे 2 मेरिकार्प में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर देखें कैरेट का क्लासिफिकेशन। कैरेट का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस पे किया है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिस ऑफ शेप रूट्स के हिसाब से देखें तो बेसिस ऑफ शेप रूट में देखें तो सबसे पहले है लॉन्ग रूटेड, जो ज़्यादा लंबी जड़ें होती हैं जिनका क्या है साइज जो है वो 25 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होगा, तो वो किस में शामिल होंगी, लॉन्ग रूटेड में शामिल होंगी। तो ये क्या होती है, टैपरिंग रूट्स होती हैं और मेनली जो कहाँ पे उगाया जाता है, लाइट सॉइल। मतलब देखो एक जड़ है वो सॉइल के अंदर उसको मतलब डेवलप होना है, तो अगर लाइट सॉइल है तो वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी। तो जो लंबी वाली रूट्स हैं वो कौन सी सॉइल में अच्छे से डेवलप होंगी, लाइट सॉइल के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं ये इम्परेटर है, इसका साइज़ कितना बड़ा जा रहा है, तो ये लाइट सॉइल में अच्छे से ग्रो करेगी। उसके बाद हम देखें हाफ लॉन्ग रूटेड। हाफ लॉन्ग रूटेड है ये वो गाजर हैं जिनका साइज़ 20 सेंटीमीटर से कम होगा और इसके अंदर है जैसे रूट सिलेंड्रिकल विद स्ट्रेट एंड स्लोपी शोल्डर, जिसके अंदर ऐसे सिलेंड्रिकल और स्लोपी शोल्डर है। उसका एग्जांपल है नेंटेस। तो इसमें देख सकते हैं पिक्चर में नेंटेस जो है ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप की आपको दिखाई दे रही है। तो सिलेंड्रिकल शेप है और ये स्लोपी शोल्डर है, ये जो भाग होता है इसको शोल्डर बोलते हैं। तो ये थोड़ा स्लोप की तरह है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, नेंटेस। नेक्स्ट है जो रूट टैपरिंग है विद ब्लंट एंड सेमी ब्लंट टिप, इसका एग्जाम्पल है चैंटने। ठीक है, अब ब्लंट क्या होता है और सेमी ब्लंट। अब जो ब्लंट होता है उसमें क्या होता है, ये जो हिस्सा है ये कुछ ज़्यादा ही ऐसे है, मतलब हमारी जो गाजर है उसका जो शोल्डर वाला हिस्सा ऊपर से ज़्यादा ऐसे थोड़ा फ्लैट सा है, ब्लंट टाइप है, ये ज़्यादा चौड़ाई है इसकी, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ब्लंट बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, चैंटने। उसके बाद देखें शॉर्ट स्टम्प रूटेड, मतलब जो छोटी रूट्स होती हैं। तो जो छोटी रूट्स होंगी वो हम कौन सी सॉइल में लगा सकते हैं, उनको हम हैवी सॉइल्स में भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो रूट है वो उसको ज़्यादा नीचे तक नहीं जाना है, तो वो छोटी, उनका साइज छोटा रहेगा, तो उसको हम हैवी सॉइल्स में भी लगा सकते हैं। इसके अंदर आती है जैसे हार्ट शेप्ड। हार्ट शेप के अंदर है ओक्स हार्ट, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर आती है ओवल शेप, जो ओवल शेप में है उसका एग्जाम्पल है अर्ली स्कारलेट हॉर्न। एक है राउंड शेप, राउंड शेप में है फ्रेंच फोर्सिंग। तो ये किसके बेसिस पे थी, ये सारी थी शेप, बेसिस ऑफ शेप ऑफ फ्रूट्स। अब नेक्स्ट देखें इसके अंदर, नेक्स्ट है कैरेट क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन सेंटर ऑफ ओरिजिन। मतलब सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ से वो ओरिजिनेट हुई हैं उसके हिसाब से अब हम क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले एशियाटिक, जो कि जिनका ओरिजिन जो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, जिनका एशिया से, और एक है हमारी यूरोपियन, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ या यूरोपियन साइड जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। तो एशियाटिक में कौन कौन सी आती हैं, डोकस स्टाइवस सब स्पीसीज अफगानिकस, एक तो ये है, एक है डोकस स्टाइवस सब स्पीसीज सीरियकस, और एक है डोकस स्टाइवस सब स्पीसीज सिलिसियोन्स। तो ये सब किस में आती हैं, एशियाटिक ओरिजिन में आती हैं। फिर है यूरोपियन ओरिजिन जिसका है, उसमें है डोकस स्टाइवस सब स्पीसीज मेडिटेरियनियस, और एक है डोकस स्टाइवस सब स्पीसीज जपोनिकस। फिर हम देखें नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ उसको हम बोलते हैं बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, या फिर हम बोलते हैं थैलेंग क्लासिफिकेशन। थैलेंग ने इसको 1926 के अंदर दिया था। इसके अंदर है एक यूकैरोटा और एक है गम्मीफेरा। यूकैरोटा है उसके अंदर एन्युअल्स भी आती हैं और पेरिनियल्स भी आती हैं। यूकैरोटा के अंदर कौन सी आती है, डोकस कैरोटा, डोकस स्टाइवस, डोकस मैरिटिमस एंड डोकस मैक्सिमम। एक है डोकस मेजर, ये सब किस में आती हैं, यूकैरोटा के अंदर। एक है गम्मीफेरा, गम्मीफेरा में मेनली जो पेरिनियल स्पीसीज है वो आती हैं। इसके अंदर है डोकस क्यूमुटेलिस, डोकस हिस्पैनिकस, डोकस फोंटेनिसी एंड डोकस बॉयकनी एंड डोकस गम्मीफेरा। तो ये जो है जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से है। अब आप सोचोगे पेरिनियल है, एनुअल है, तो मेनली जो होती है हम कल्टीवेट करते हैं वो कौन सी है, डोकस कैरोटा और डोकस स्टाइवस है,
ये क्या है, ओनली कल्टीवेटेड स्पीसीज। ओके, अब नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हम एक रूट की शेप के हिसाब से ही हमने इसको फिर से डिवाइड किया है। तो रूट की शेप के हिसाब से जैसे इसमें पहली है लॉन्ग और देसी टाइप। जो लॉन्ग जाती है हमने पहले भी पढ़ा है, ये लॉन्ग और देसी टाइप मतलब इसमें जो रूट है वो लॉन्ग होंगी और टेपरिंग टाइप होंगी। इसके अंदर है पूसा देसी। आपको एग्जाम्पल्स जरूर याद रखने हैं कि कौन सी किस क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। फिर है सिलेंड्रिकल टाइप। सिलेंड्रिकल टाइप हमने कौन सी देखी थी, नेंटेस, जिसका सिलेंड्रिकल और जो स्लोपी शोल्डर थे वो इसके अंदर इंक्लूड थे। तो रूट इज सिलेंड्रिकल, वो होती है नेंटेस के अंदर। उसके बाद है चैंटने टाइप। चैंटने जो है दैट इज ओबवेट और क्यूनेट, जिसके अंदर हमने देखा था जो कि ज़्यादा ब्लंट थी। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं चैंटने। फिर है राउंड टाइप। जो राउंड टाइप है उसमें रूट क्या होती है, थोड़ी राउंड होती है, ऐसे लाइक टर्निप की तरह होगी। और इसमें जो भी राउंड वेराइटीज़ है हमने देखी थी कौन सी, फ्रेंच फोर्सिंग। सो नेक्स्ट हम देखें जैसे इस पिक्चर में कि डिफरेंट शेप्स जो दिखा रखी है। जो कैरेट होती है हमारी ऐसे डिफरेंट शेप्स की होती है। ठीक है, डिफरेंट, जैसे ये होर्न शेप है, इसका हार्ट शेप है। ठीक है, और नेंटेस है, ये सिलेंड्रिकल टाइप है। तो ये अलग अलग शेप्स हैं ये इसकी, जो कि रूट्स के हिसाब से, सोइल्स के हिसाब से इनकी अलग अलग शेप मिलती है। तो ये सब हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका एक टेम्परेचर जो रिस्पॉन्स है फ्लोरिंग के, मतलब फ्लोरिंग कैसे टेम्परेचर के हिसाब से होती है, नहीं होती है, उसके हिसाब से हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें है एक है एशियाटिक कैरेट और एक है यूरोपियन कैरेट। तो इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे जो कि एशियाटिक कैरेट है उसको क्या क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल कैरेट बोलते हैं, उसको एशियाटिक कैरेट बोलते हैं, उसको ओरिएंटल कैरेट भी बोलते हैं। एनुअल टाइप होती है ये, ईस्टर्न कैरेट भी बोलते हैं, और इनको एंथोसाइनिन कैरेट भी बोलते हैं। आपको हर नाम याद रखना है क्योंकि कहीं भी इसका कोई भी नाम देके पूछा जा सकता है कि ये कौन सी टाइप की कैरेट है। दूसरी जो टेम्परेट टाइप है उसको हम यूरोपियन कैरेट भी बोलते हैं, बाइनियल टाइप भी बोलते हैं, और वेस्टर्न कैरेट भी बोलते हैं, और कैरोटीन कैरेट भी बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं इनके डिफरेंसेस, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले देखें जो ट्रॉपिकल टाइप है। अब आप हिसाब लगा सकते हो कि हमारे एशिया के अंदर है, एक यूरोप के अंदर है। तो जो एशिया वाली होगी वो ज़्यादा हीट को टॉलरेंट करेगी। तो जो एशिया वाली है वो हीट टॉलरेंट होती है, और जो यूरोप वाली है वो कोल्ड टॉलरेंट होती है, वो ज़्यादा ठंड को सहन कर सकती है, और एशिया वाली ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकती है। इसकी जो टेम्परेट वाली होती है इसका डीप रेड होता है और पर्पल कलर होता है। ये रेड कलर में मिलेगी या फिर पर्पल कलर में मिलेगी। मेनली जो ऑरेंज कलर की आप जो भी गाजर देखते हो वो क्या है, यूरोपियन टाइप है। तो ऑरेंज कलर वाली का कैसा, ऑरेंज कलर वाली कौन सी है, यूरोपियन टाइप है। फिर जो टेम्परेट टाइप होगी उसमें यील्ड जो है वो हाई होगी, और जो कैरोटीन लेवल है, जो कैरोटीन है वो क्या है, कम होगा इसके अंदर। तो टेम्परेट में याद रखना कि जो कैरोटीन है वो हमेशा ज़्यादा होगा, उसमें हाई लेवल ऑफ कैरोटीन मिलता है टेम्परेट में, और जो ट्रॉपिकल है उसके अंदर यील्ड ज़्यादा होगी और कैरोटीन कम होगा, उसमें कैरोटीन ज़्यादा होगा और यील्ड कम होगी। नेक्स्ट देखें, प्रोड्यूस सीड अंडर ट्रॉपिकल कंडीशन। इसको सीड प्रोडक्शन के लिए ट्रॉपिकल कंडीशन चाहिए, इसको टेम्परेट कंडीशन चाहिए। सिर्फ टेम्परेट कंडीशन के ही अंदर ये क्या है, सीड प्रोड्यूस करेगा। फिर जो टेम्परेट है उनके अंदर क्या होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट ज़्यादा होती है। एंथोसाइनिन कैरेट बोला है हमने इसको, इसके अंदर क्या होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट ज़्यादा होती है। मेनली पर्पल कलर की जो कैरेट है वो एसिटिक टाइप में ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये है लेस एंथोसाइनिन। जो यूरोपियन है उसमें एंथोसाइनिन कम होती है। जो ट्रॉपिकल टाइप है वो लेस न्यूट्रिटिव होती है, उसमें न्यूट्रिशन जो होते हैं कम होते हैं, और जो यूरोप वाली है वो ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती है। अब हमने ये देख लिया था, इसमें हाई यील्ड होती है और इसमें लो यील्ड होती है। फिर बात करें जो सीड प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो जो ट्रॉपिकल कैरेट है दैट इज एनुअल फॉर रूट एंड सीड प्रोडक्शन, मतलब एक ही सीजन के अंदर ये
सीड भी प्रोड्यूस कर देगी और रूट भी प्रोड्यूस कर देगी। तो पहले हम उसका रूट को भी कंज्यूम कर सकते हैं और उसके बाद वो सीड प्रोड्यूस कर देगी। बट इट इज़ बाइनियल, जो यूरोपियन है वो बाइनियल है क्योंकि इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, जिसको वर्नलाइजेशन भी बोलते हैं। जब तक इसको एक कोल्ड टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक ये फ्लावरिंग नहीं करेगी। तो ये क्या है, बाइनियल फॉर सीड प्रोडक्शन है। आगे इसके अंदर देखें डिफरेंसेस, जो फ्लावर कलर होता है वो ट्रॉपिकल में क्या होता है, वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं जो ट्रॉपिकल वेराइटीज होती हैं, और यूरोपियन में ये पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था अभी कि जो ट्रॉपिकल टाइप है उनको एक ही सीजन में सीड प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको वर्नलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। वर्नलाइजेशन क्या होता है, वर्नलाइजेशन में हम एक लो टेम्परेचर स्टिमुलस देते हैं जिससे इसके अंदर क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। ये इसलिए बाइनियल है और ये एनुअल है। फिर अम्बल का कलर देखें, इसमें क्या होता है, वाइट विद पर्पल टिंज, वाइट होता है उसमें पर्पल टिंज होती है और ये होता है पर्पल वाइट। फिर है लीफ, इसकी ट्राई पिन्नेट लीफ होती है और इसकी पिन्नेट लीफ होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये पिन्नेट, ट्राई पिन्नेट और पिन्नेट क्या होती हैं, तो जब एक लीफ होती है ये सिंपल, इस पे अगर पत्ते उगे हुए हैं ये ऐसे, तो ये क्या है, यूनिपिन्नेट या पिन्नेट बोलते हैं इसको हम। लेकिन अगर इसी लीफ के अंदर हम देखें, एक टहनी ऐसे गई है एक, और इसके ऊपर ये पत्तियां लगी हुई हैं, तो ये कैसी लीफ होगी, ये होगी बाइपिन्नेट लीफ। लेकिन अगर इससे और एक और टहनी ऐसे गई है, उसके बाद इसके ऊपर लीफ लगी है, तो ये वाली होगी ट्राइपिन्नेट। तो आपको क्लियर होगा, ये बाइपिन्नेट होती है, ये यूनिपिन्नेट होती है जिसको पिन्नेट भी बोल सकते हैं, जो कि मेन जो एक्सिस होता है, जो मेन स्टेम होता है उसके ऊपर ऐसे ये लगी हुई हैं पत्तियां। और इसमें क्या होता है, ये जो स्टेम गया है इसके बाद एक और स्टेम ऐसे जाता है, स्टेम लाइक जो है, उसके बाद उस पर पत्तियां लगी हैं और उसके अंदर थोड़ा उससे और कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप ये आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी यूनिपिन्नेट है, कौन सी बाइपिन्नेट है और कौन सी ट्राइपिन्नेट है। उसके बाद है लीफ का कलर। जो ट्रॉपिकल टाइप है उसके लीफ जो होते हैं वो थोड़े डार्क ग्रीन होते हैं। हिसाब लगा सकते हैं हम थोड़ा कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो टेम्परेचर से डार्क कलर ज़्यादा होता है, तो इसमें हम लगा सकते हैं ये डार्क ग्रीन ज़्यादा होते हैं और ये होते हैं येलोइश ग्रीन टाइप। यूरोपियन के अंदर येलोइश ग्रीन होते हैं। कोर जो होता है ट्रॉपिकल टाइप में वो होता है डिस्टिंक्ट। कोर मतलब जो गाजर हम खाते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर बीज के अंदर क्या होता है, वो येलो पार्ट होता है जो जाइलम और पिथ होता है, ठीक है। जिसके अंदर वो येलो पार्ट ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं ये गाजर ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जो ट्रॉपिकल टाइप होती है उसके अंदर कोर जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, मतलब दिखता है कि ये बीच में कोर है। लेकिन जो यूरोपियन टाइप है उनके अंदर जो कोर है वो इनडिस्टिंक्ट होता है और ये स्टम्प और ब्लंट टाइप होती है। इनडिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि आप ये पता नहीं लगा सकते कि इसका कोर कौन सा है और जो कोर्टेक्स है बाहर वो कौन सा है। सो नेक्स्ट इनकी वैरायटीज़ हम देखें तो सबसे पहले है पूसा केसर, और जो पूसा केसर है वो क्रॉस है बिटवीन लोकल रेड एंड नैंटेस हाफ लॉन्ग। और जो पूसा केसर वैरायटी है दैट इज सूटेबल फॉर सीड प्रोडक्शन इन प्लेन्स। तो प्लेन के एरिया के अंदर हम पूसा केसर के थ्रू सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है पूसा मेघाली। पूसा मेघाली है क्रॉस बिटवीन पूसा केसर एंड नैंटेस एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर सीड प्रोडक्शन इन द प्लेन्स। और पूसा मेघाली जो है उसका गाजर का हलवा भी बहुत टेस्टी बनता है, तो मेनली गाजर के हलवे के लिए हम पूसा मेघाली को प्रीफर करते हैं। और एक है हिसार गैरिक सेल्फ कोर वेराइटी। हिसार गैरिक चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई है और इसके अंदर क्या है, ये सेल्फ कोर है।
तो मेनली हमने क्या देखा था, जो ट्रॉपिकल वेराइटीज़ हैं उनके अंदर क्या होता है, कोर इनडिस्टिंक्ट होता है। बट सेल्फ कोर का मतलब ये है कि हिसार गैरिक के अंदर हम कोर को डिस्टिंग्विशन नहीं कर सकते हैं हम इसका। सो इसके अंदर भी जो कोर है वो यूरोपियन की तरह हम उसको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। ओके फिर हम देखें इसके अंदर है टेम्परेट कैरेट्स। जो टेम्परेट कैरेट में है पहले पुसा यमदाग्नि। पुसा यमदाग्नि है वो क्रॉस है EC 9981 एंड नेंटिस हाफलोंग के बीच का क्रॉस है। उसके बाद है नेंटिस हाफलोंग। फिर है इसके अंदर अर्ली नेंटिस। अर्ली नेंटिस इज़ अ इंट्रोडक्शन फ्रॉम फ्रांस। फिर है चैंटने। चैंटने हमने पढ़ा था, इट इज़ अ ब्लंट टाइप। ब्लंट टिप जो इसका शोल्डर होता है वो कैसा होता है, ब्लंट होता है ऐसे, तो इट इज़ अ ब्लंट टिप वैरायटी। फिर है इसमें डैनवर्स और नेक्स्ट है इसमें जीनो वैरायटी। जो जीनो है दैट इज़ इंट्रोड्यूस फ्रॉम जर्मनी एंड इट इज़ सुटेबल फॉर नीलगिरी हिल्स। सो जीनो वैरायटी जो यूरोपियन वैरायटी है दैट इज़ सुटेबल फॉर नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट इसमें हम देखें अलग अलग वैरायटीज़ और उनके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम IRI की वैरायटीज़ देख रहे हैं। तो इसमें है पुसा नयन ज्योति। मेनली बात याद रखना, जो भी IRI की वैरायटी है उनमें जनरली हमें आगे क्या मिलता है, पुसा। ठीक है, तो जो पुसा जिसके आगे लग जाए वो क्या है, IRI की वैरायटी। तो पुसा नयन ज्योति है। पुसा नयन ज्योति इज अ F1 हाइब्रिड एंड इट इज़ फर्स्ट टेम्परेट कैरेट हाइब्रिड डेवलप्ड यूजिंग CMS। CMS मतलब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो सबसे पहले जो टेम्परेट कैरेट हाइब्रिड बनाया था IRI ने वो क्या था, पुसा नयन ज्योति। उसके बाद बनाया पुसा वसुधा। एक पुसा वसुधा है जो क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिकल कैरेट हाइब्रिड है और इसको भी CMS के थ्रू ही बनाया गया है। ये क्या है, एक रेड टाइप की मतलब ये रेड कलर की वैरायटी है। फिर है पुसा अशिता जिसको IPC 126 भी बोलते हैं। पुसा अशिता इज़ अ फर्स्ट ब्लैक कलर्ड कैरेट। जो सबसे पहले ब्लैक कलर की कैरेट थी वो पुसा अशिता थी। फिर है पुसा वृष्टि। पुसा वृष्टि जो है वो हीट एंड ह्यूमिडिटी टॉलरेंट है एंड ऑल्सो इट कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग खरीफ सीजन। इसको खरीफ सोइंग के थ्रू भी हम लगा सकते हैं। फिर है पुसा रुधिर। पुसा रुधिर इज़ रेड। रुधिर मतलब हम रुधिर से ही पता चलता है कि रेड कलर की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ अ रेड एंड सेल्फ कलर कोर वैरायटी। इट इज़ ऑल्सो अ सेल्फ कलर कोर वैरायटी। एंड नेक्स्ट है पुसा प्यासा। पुसा प्यासा जो है उसका क्या होता है, मस्टर्ड कलर होता है। इट इज़ अ मस्टर्ड कलर वैरायटी। नेक्स्ट है पुसा मेघाली, हलवे वाली वैरायटी है जो हमारी। इट इज़ हाईएस्ट इन विटामिन A कंटेंट। तो हाईएस्ट विटामिन A कंटेंट किस में मिलता है, पुसा मेघाली में। फिर है पुसा यमदाग्नि जो कि EC 9981 एंड नेंटिस हाफलोंग का क्रॉस है एंड इट इज़ ऑल्सो अ सेल्फ कलर्ड कोर वैरायटी। फिर है इम्परेटर। इम्परेटर इज़ अ क्रॉस बिटवीन नेंटिस एंड चैंतनी एंड इट इज़ अ मिड सीजन टू लेट मैच्योरिंग कल्टीवर। फिर बात करते हैं चैंतने की एंड इट इज़ जो चैंतने है इट इज़ अ एक्सीलेंट कल्टीवर फॉर कैनिंग एंड स्टोरेज। तो ये जो स्पेशल फीचर्स हैं ये पूछे जाते हैं कि ये फीचर कौन सी वैरायटी में है। आपको 4 वैरायटीज़ के नाम दिए जाएंगे। अब पूछ लिया जाएगा कि एक्सीलेंट कल्टीवर फॉर कैनिंग एंड स्टोरेज और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको कौन सा टिक करना है, दैट इज चैंटने। फिर है रॉयल चैंटने। इट इज़ वेल सूटेड वैरायटी फॉर होम गार्डन। तो होम गार्डन में लगाने के लिए अच्छी है। फिर है डैनवर्स। जो डैनवर्स है इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ फ्रेश, इसको फ्रेश भी खा सकते हैं और प्रोसेसिंग के लिए भी ये अच्छी है। फिर है पुसा केसर जो हमने पहले पढ़ा था ट्रॉपिकल टाइप में। दिस इज़ लोकल रेड इनटू हाफलोंग। जो लोकल रेड है और जो नेंटिस हाफलोंग है उसके बीच का क्रॉस है ये। एंड इट इज़ टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर एंड ऑल्सो वी कैन प्रोड्यूस सीड इन प्लेन्स बाय दिस वैरायटी। फिर नेक्स्ट है ओक्स हार्ट। ओक्स हार्ट क्या है, हार्ट शेप्ड कल्टीवर है कैरेट का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कैरेट से रिलेटेड क्या क्या हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें तो ट्रॉपिकल रेड कैरेट है, इट इज़ यूज फॉर स्वीट प्रिपरेशन दैट इज़ गाजर का हलवा एंड इट इज़ वेरी फेमस इन नॉर्थ इंडिया। हमारे गाजर का हलवा कितना फेमस है नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो जो ट्रॉपिकल रेड कैरेट है वो हम
किसके लिए यूज करते हैं? हलवा प्रिपरेशन के लिए। ये बात याद रखना कि जो ट्रॉपिकल कैरेट्स हैं उनके अंदर जूस ज़्यादा मिलता है और पल्प कम होता है, और जो यूरोपियन वेराइटीज़ हैं उनके अंदर पल्प ज़्यादा होता है और जूस कम होता है। तो मेनली हम हलवे के लिए ट्रॉपिकल रेड वैरायटी यूज करते हैं। फिर है, हमने ये पढ़ा था कि जो डोकस कैरोटा है और जो डोकस साइवस है, हमने बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। ये दोनों क्या है? सिर्फ यही दोनों क्या है? कल्टिवेटेड स्पीसीज है। इनको हम अपने खेतों में, घरों में उगा सकते हैं खाने के लिए। फिर है जो चाइना है, चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कैरेट। नेक्स्ट है, टेस्ट ऑफ कैरेट इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। अब जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अब पूछा जाए कि कौन जो टेस्ट ऑफ कैरेट है, मतलब कैरेट के टेस्ट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, किसकी प्रेजेंस, तो हम क्या टिक करेंगे? दैट इज ग्लूटामिक एसिड। फिर बात करें जो फ्री शुगर्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और सुक्रोज है, ये सब किस में कंट्रीब्यूट करेंगे? स्वीटनेस। जो गाजर की स्वीटनेस है उसमें ये तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, लेकिन जो वोलेटाइल मोनो और सेस्कीटर्पिनोइड्स हैं वो उसकी हार्शनेस में, उसके कड़वेपन के अंदर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। बात करें जो कैरेट रूट है वो सुक्रोज के अंदर रिच होती है। मेनली जो कैरेट रूट के अंदर है ज़्यादा क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है, जो कि 10 गुना ज़्यादा है किससे? ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। तो इसमें सुक्रोज की अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है कंपेयर टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है आइसोकाउमरिन, और जो आइसोकाउमरिन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटर फ्लेवर इन कैरेट। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन बिटर कैरेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम क्या टिक करेंगे? दैट इज आइसोकाउमरिन। नेक्स्ट बात करें प्रेजेंस ऑफ पॉलीएसिटाइलिन्स। पॉलीएसिटाइलिन्स की वजह से क्या होता है? कैरेट में अनप्लेजेंट ओडोर होती है। तो अनप्लेजेंट ओडोर का कारण कौन हुए? पॉलीएसिटाइलिन्स। फिर है एक ड्रिंक जो कि कांजी हम पढ़ते हैं। कांजी एक ड्रिंक है, इट इज़ अ एपेटाइजिंग ड्रिंक एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्लैक कैरेट। तो ब्लैक कैरेट यूज होती है कांजी को बनाने में। फिर बात करें कैरोटीन जो है वो क्या करता है? दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैटरेक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, कैटरेक्ट क्या होता है? एक आई डिसऑर्डर होता है। ठीक है, उसमें ऐसे ब्लड सा दिखने, एक ब्लड पार्ट बन जाता है, ऐसे ब्लड सा पार्ट बन जाता है। तो जो कैरोटीन होता है वो उसको कम करता है, और मेनली हम कहते हैं विटामिन ए ज़्यादा खाएंगे तो हमारी आंखें ठीक रहती हैं। तो उसी से रिलेटेड है कि कैरोटीन है वो कैटरेक्ट फॉर्मेशन के रिस्क को कम करता है। फिर बात करें कैरेट इज़ आल्सो ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन, वही तो है, कैरोटीन ज़्यादा होता है, एंड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए और जो इसका प्रीकर्सर क्या होता है इसका? कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन ए इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। फिर हम देखते हैं इसमें जो कैरेट की ग्रीन लीव्स होती हैं वो भी क्या, उनके अंदर भी अच्छी अमाउंट में क्या मिलता है? प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स उसकी लीव्स में भी अधिक मात्रा में मिलते हैं। और जो कैरेट का सीड ऑयल है, कैरेट सीड ऑयल दैट इज कॉमर्शियली यूज इन फ्रांस के अंदर इसके सीड ऑयल को कॉमर्शियल लेवल पे यूज किया जाता है। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। उसके बाद देखें हम जो कैरेट जूस है, हम कैरेट के जूस को बटर को कलर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो अदर फूड्स हैं उससे रिलेटेड हम उनको भी इसको कलर कर सकते हैं। तो ये हमारा कलरिंग एजेंट का काम भी कर रहा है। इट इज़ यूज इन कलरिंग बटर एंड अदर फूड्स। नेक्स्ट हम बात करें पिगमेंट। कैरेट के अंदर कौन कौन सी पिगमेंट्स होती हैं? ठीक है, पिगमेंट्स, अलग अलग पिगमेंट्स मिलती है। तो जो रेड कलर होता है इसके अंदर, कि हमारी गाजर का रेड कलर है वो किस वजह से है? तो रेड कलर है ड्यू टू लाइकोपिन। जो लाइकोपिन पिगमेंट है वो है रिस्पॉन्सिबल उसके लाल रंग के लिए।
नेक्स्ट है ऑरेंज कलर। जो ऑरेंज कलर की वेराइटीज़ होंगी उनके अंदर कौन सी पिगमेंट ज़्यादा मिलेगी, उसके अंदर मिलेगी बीटा कैरोटीन। तो ऑरेंज कलर्ड वेराइटीज़ हैं दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन। फिर है पर्पल कलर ऑफ कैरेट। पर्पल कलर ऑफ कैरेट के लिए कौन सी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, एंथोसाइनिन। समझ गए। फिर देखें इसमें येलो कलर। अब येलो कलर किस वजह से है, दैट इज़ ड्यू टू जैंथोफिल और ल्यूटीन। तो ये अलग अलग जो रंग हैं कैरेट के वो अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से हैं, जो हमें याद रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिर देखें गुड क्वालिटी कैरेट। एक गुड क्वालिटी कैरेट के अंदर क्या होना चाहिए, तो उसके अंदर क्या है, मैक्सिमम कोर्टेक्स होना चाहिए और मिनिमम कोर होना चाहिए। अब ये बात कैसे है, अब हम डेली हम देखते हैं, अगर आपके घर में गाजर आ गई मान लो, तो एक गाजर है जिसके अंदर पूरा जो बीच में येलो वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और एक गाजर है जिसके अंदर वो बिल्कुल थोड़ा सा है। तो कौन सी गाजर खाना पसंद करेंगे, आपको कौन सी गाजर अच्छी लगेगी, ये तो नहीं लगेगी, है ना। तो आपको ये वाली गाजर ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसके अंदर ज़्यादा आपको मिठास आएगा, ठीक है। तो वही बात है, तो जो अच्छी क्वालिटी वाली गाजर है उसका मतलब क्या है, उसमें मैक्सिमम कोर्टेक्स होना चाहिए और मिनिमम कोर होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम यही देखते हैं, इसके अंदर एक होता है आउटर कोर और एक होता है इनर कोर। जो आउटर कोर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ थिन पेरिड्रम, इट इज़ अ लेयर ऑफ कोर्क सेल, ठीक है। उसके बाद एक इट इज़ अ एंड ऑल्सो ए रिलेटिवली वाइड बैंड ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये हमारी गाजर का क्रॉस सेक्शन जो देख रहे हैं, इसमें जो बाहर वाला है वो क्या है, कोर्टेक्स है। उसके बाद जो हिस्सा शुरू होता है ये हमारा, ये क्या है, हमारा फ्लोएम है। एक बात याद रखना, जो फ्लोएम होता है वो फूड के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो जाइलम होता है वो हमारे जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। तो जो जाइलम वाला पार्ट है वो हमें खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, जो फ्लोएम वाला पार्ट है वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि उसके अंदर ये फूड स्टोर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कैम्बियम है और ये कैम्बियम रेज, ये और ये बीच में क्या है, जाइलम है। तो जो आउटर कोर है दैट इज कंसिस्ट ऑफ थिन पेरिड्रम एंड ए वाइड बैंड ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। एंड नेक्स्ट जो ये रीजन है, इट इज, यहाँ पे क्या होता है, शुगर स्टोर होती है, ओनली शुगर इज स्टोर्ड इन द आउटर कोर। फिर है इनर कोर। इनर कोर जो है इट हैज सेकेंडरी जाइलम एंड पित्त, मतलब जो बीच वाला भाग है वहाँ पे सेकेंडरी जाइलम होता है और पित्त होता है, और वो हमें खाने में टेस्टी नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो मेनली वो हिस्सा हमें न्यूट्रिटिव नहीं है हमारे लिए और हम उसको खाने में बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। फिर देखें, हायर एक्यूमुलेशन ऑफ कैरोटीन अकर्स इन ओल्डर सेल्स ऑफ द फ्लोएम। जो ओल्डर सेल्स हैं फ्लोएम की, वहाँ पे हाईएस्ट कैरोटीन एक्यूमुलेट होता है। तो ये देखें, ये क्या है, इसे पीटियोल है ये हिस्सा, यहाँ पे ये क्या है, पीटियोल। क्या होता है कि जो लीफ होता है और जो लीफ का ये भाग है ये क्या होता है, पीटियोल होता है। तो किसी भी लीफ की जो नीचे की डाली होती है ना वो पीटियोल होगा। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे ये क्या है, स्टेम है इसका, और ये स्टोरेज रूट है हमारी, ये रूट हेयर्स निकले हुए हैं। इसके अंदर ये देखें, ये बाहर का जो पार्ट है ये क्या है, कोर्टेक्स है। उसके बाद फ्लोएम है और फिर जाइलम है जो येलो वाला पार्ट। तो आप ये देखना, जिसमें कोर्टेक्स ज़्यादा होगा और जाइलम कम होगा, अंदर वाली कोर कम होगी, वो क्या होंगी, अच्छी क्वालिटी की गाजर होगी। समझ गए आप। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि गाजर किस टाइप की अच्छी होती है। फिर देखिए कैरोटीनॉइड्स, जो कैरेट में कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो बात करें क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, एक पिगमेंटेड प्लास्टिड होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, और इसके अंदर मेनली पिगमेंट स्टोर होती हैं, ठीक है। कोई भी जो कैरोटीन, जैंथोफिल्स वगैरह इसके अंदर स्टोर होती हैं। और जो ये
क्रोमोप्लास्ट है यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होती है, ठीक है, ये कलर्ड होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगी। तो जो क्रोमोप्लास्ट है वहाँ पे क्या स्टोर होती है, कैरोटिनॉइड स्टोर होती है। उसके बाद देखिए जो हाई कैरोटीन मास की वेराइटीज होती है, जहाँ पे हाई कैरोटीन मास होता है दैट हैव हायर कैरोटीन कंटेंट, और वो कितना हो सकता है, ग्रेटर देन 500 माइक्रोग्राम पर ग्राम। फिर बात करें जो टोटल कैरोटिनॉइड रेंजेस होती हैं कैरेट में, वो जनरली कितनी होती है, टोटल कैरोटिनॉइड्स 80 to 120 ppm, मतलब जितने टाइप के कैरोटिनॉइड्स हैं वो 80 to 120 ppm मिलते हैं। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन अलग और भी हैं, ठीक है। फिर बात करें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कैरोटीन इन कैरेट इज एट 90 to 130 डेज आफ्टर प्लांटिंग। जब हमने कैरेट को प्लांट कर दिया उसके 90 से 130 दिन के बाद हमें क्या है, मैक्सिमम कैरोटीन कंटेंट गाजर में देखने को मिलेगा, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी। फिर बात करें बीटा कैरोटीन जो है, बीटा कैरोटीन की परसेंटेज है वो कितनी होती है कैरेट रूट में, अबाउट 50%। एंथोसाइनिन कंटेंट है जो ब्लैक कैरेट का, वो कितना होता है, दैट इज 1750 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। उसके बाद देखिए हम एवरेज रेंजेस ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स इन कैरेट, मतलब एवरेज रेंज में कौन कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं वो किस रेंज में मिलते हैं। तो बीटा कैरोटीन है वो 60 से 500 ppm के बीच मिलता है। फिर लाइकोपिन है वो 50 से 100 ppm के बीच मिलता है, और जो ल्यूटीन है वो 1 से 5 ppm के बीच मिलता है। फिर बात करें इसमें हम फ्लोरल बायोलॉजी के अंदर देखें, सो कैरेट क्या होती है, एक एनुअल हर्ब होती है फॉर रूट प्रोडक्शन। मतलब अगर हमें सिर्फ गाजर चाहिए, हमें गाजर खाने के लिए चाहिए, तो वो क्या है, एक एनुअल हर्ब है। हमने गाजर खाई और उसको फेंक दिया, हिस्से जो लीव्स हैं फेंक दिया, हमने पूरे खेत को उगाया हमने सिर्फ गाजर के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर हमें सीड चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, बाइनियल, मतलब एक सीजन के अंदर क्या है, हम गाजर को सिर्फ रूट हम उसकी ले रहे हैं, और एक सीजन जो और लग रहा है उसमें हम उसके फ्लावर और फ्रूट आ रहे हैं। तो इट इज़ अ एनुअल फॉर रूट प्रोडक्शन एंड बाइनियल फॉर फ्लावर एंड फ्रूट सेट। फिर देखिए कैरेट का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, प्रोटेंड्रस होता है, प्रोटेंड्रस इन नेचर। प्रोटेंड्रस क्या होता है, प्रोटेंड्री इज अ कंडीशन इन विच जो मेल पार्ट है दैट मैच्योर फर्स्ट देन फीमेल पार्ट। तो ये इसमें क्या होता है, जो मेल पार्ट है वो मैच्योर हो जाता है पहले फीमेल पार्ट से, और जो दूसरी कंडीशन एक और होती है दैट इज़ प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, उसके अंदर उल्टा होता है, उसमें जो फीमेल पार्ट है वो जल्दी मैच्योर होता है कंपेयर टू मेल पार्ट। तो ओकरा के अंदर हम जनरली प्रोटोगाइनी देखते हैं, और जैसे कैरेट के अंदर क्या है, प्रोटेंड्री कंडीशन। फिर देखिए ये हाईली क्रॉस पोलिनेटेड होती है। अब क्रॉस पोलिनेशन की क्या क्या वजह है इसके अंदर, इट इज़ हाईली क्रॉस पोलिनेटेड ड्यू टू एंड्रोमोनोइकी, प्रोटेंड्री एंड मेल स्टेरिलिटी। तो इन तीन चीज़ों की वजह से ये हाईली क्रॉस पोलिनेटेड होती है। हमने देखा प्रोटेंड्री क्या होती है, और अब है एक एंड्रोमोनोइकी, मतलब एंड्रोमोनोसियस जो होता है वो क्या होता है। तो एंड्रोमोनोसियस में क्या होता है, जो मोनोसियस प्लांट के लिए इसको हम देखते हैं, तो एंड्रोमोनोसियस कंडीशन में क्या होता है कि एक जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो, और एक जो मेल फ्लावर है वो, दोनों अलग अलग होते हैं, एक प्लांट के ऊपर अलग अलग पार्ट पे लगे होते हैं। तो दिस कंडीशन इज एंडोमोनोसियस कंडीशन। और अगर हम गाइनोमोनोसियस देखें उसके अंदर उल्टा हो जाएगा, उसके अंदर ये बाइसेक्सुअल और फीमेल फ्लावर हो जाएगा, अलग अलग हिस्से पे दोनों लगे हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गाइनोमोनोसियस। और मेल स्टेरिलिटी तो पता ही है कि मेल स्टेराइल है, उसमें कुछ भी वजह हो सकती है कि एंथर अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हुआ, एंथर का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इंडेहिसेंस नहीं हुआ, तो जो मेल पार्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, तो वो क्या है, हमारा मेल स्टेरिलिटी। फिर देखिए ओवर 95% ऑफ क्रॉस पोलिनेशन हैज़ बीन ऑब्जर्व इन कैरेट। तो कितना परसेंट क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है इसमें, 95%। एंथेसिस इसका मॉर्निंग आवर्स में होता है। एंथेसिस क्या होता है,
ओपनिंग ऑफ फ्लोवर, जो फ्लोवर की ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं हम एंथेसिस। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी की बात करें हम तो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी होती है इसके अंदर जो 5th डे होता है फ्लोवर ओपनिंग के बाद, तब जाके इसमें स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है एंड इट इज़ रिमेन एक्टिव फॉर 8 डेज। तो 5वें दिन जाके रिसेप्टिव होती है और फिर ये 8 दिन के लिए रिसेप्टिव रहती है। मेनली जो बैटर फ्रूट सेट होता है दैट इज फ्रॉम पॉलिनेशन ऑन 6 to 11 डेज। जब हम 6 से 11वें दिन के बीच पॉलिनेशन करेंगे तो ही उसके अंदर फ्रूट सेट अच्छे से होता है। और जो हिस्पिड ब्रांचेज होती हैं इसके अंदर, हिस्पिड ब्रांचेज वो कौन से ईयर में प्रोड्यूस होती हैं? 2nd ईयर के अंदर। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम देखें अबाउट इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस हमने देख ली थी, इसके अंदर कौन सी थी? कंपाउंड अम्बल थी। तो इसके अंदर फ्लोवरिंग कैसे होती है? इसके अंदर जो फ्लोवरिंग होती है वो कैसे होती है? सेंट्रीपिटल होती है। कंपाउंड अम्बल इसके अंदर इनफ्लोरेसेंस थी। जो फ्लावर की डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है? सेंट्रीपिटल होती है। सेंट्रीपिटल मतलब बाहर से अंदर की तरफ। जो ये आपको दिख रही है इन्फ्लोरेसेंस, इसमें जो पहले क्या है, ये बाहर वाले अम्बल्स हैं, ये फ्लावर करेंगे और फिर अंदर की साइड ऐसे फ्लावरिंग होती जाएगी। मतलब आउटर टू सेंटर, बाहर से सेंटर की ओर जब फ्लावरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। और जो फ्लावर इसके अंदर होता है वो होता है एपिगाइनस। एपिगाइनस मतलब जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है अदर पार्ट से, तो ओवरी इसमें सुपीरियर होती है, एपिगाइनस फ्लावर्स होते हैं। और इसमें एक बात करें, जो प्राइमरी अम्बल है, जो प्राइमरी अम्बल है उनके अंदर 1000 फ्लावर्स तक हो सकते हैं, मतलब 1000 फ्लावर्स तक हो सकते हैं मैच्योरिटी के ऊपर। लेकिन जो सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी अम्बल्स हैं उनके अंदर कम फ्लावर देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी अम्बल्स। तो ये क्या थी हमारी कि इसमें इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर डेवलपमेंट कैसे होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेट में ब्रीडिंग और उसका जो जेनेटिक्स का पार्ट है हम वो पढ़ेंगे इसके अंदर। सो कैरेट की ब्रीडिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए, कि क्या क्या हमें चाहिए कैरेट की कमर्शियल प्रोडक्शन में, कि कैसी कैरेट होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले हाई रूट यील्ड। रूट यील्ड तो हम सबको ज़्यादा चाहिए, तभी हमारा फ़ायदा होगा। इकोनॉमिक हिसाब से हम देखें ज़्यादा पैसा तभी आएगा, तो रूट यील्ड ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी ईटिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा जो स्कारलेट और ऑरेंज कलर की रूट है उनको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो हम इस टाइप की रूट को प्रीफर करेंगे। फिर हाई कैरोटीन कंटेंट होना चाहिए रूट के अंदर। ज़्यादा कैरोटीन कंटेंट है तो ज़्यादा न्यूट्रिटिव है हमारी रूट। फिर जो यूनिफॉर्मिटी है वो होनी चाहिए कि इसमें रूट की शेप में और साइज़ में। अगर रूट की शेप और साइज़ यूनिफॉर्म नहीं है तो हम उसको प्रीफर नहीं करते हैं लेना। हम जनरली देखते हैं कि जो स्ट्रेट रूट्स होती है हम उनको प्रीफर करते हैं। तो इसकी शेप एंड साइज़ में भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो फ्लैश है रूट्स का वो थिक होना चाहिए, थिक फ्लैश रूट होनी चाहिए। एंड थिन एंड सेल्फ कलर्ड कोड इन रूट्स, ठीक है। जो हमारी रूट है वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और वो सेल्फ कलर्ड कोर होनी चाहिए। मतलब पूरी जो रूट है वो जनरली एक जैसी होनी चाहिए। उसके अंदर जाइलम और जो अलग कोर्टेक्स वाला हिस्सा है वो ज़्यादा डिवाइड नहीं होना चाहिए, यूरोपियन की टाइप की तरह वो पूरी सेम होनी चाहिए। उसके बाद देखें ब्रॉड शोल्डर्स होने चाहिए, सिलेंड्रिकल, यूनिफॉर्मली टेपरिंग और स्टम्प रूटेड कैरेट विल विथ नॉन ब्रांचिंग हैबिट। आगे हम देखें इसके अंदर अर्ली रूटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा अर्लीनेस चाहिए हमें कि जल्दी से हमारी रूट बन जाए। क्रैकिंग फ्री रूट्स होनी चाहिए। मेनली जो क्रैकिंग के लिए जो जीन है वो है CK जीन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्रैकिंग के लिए। तो रूट क्रैकिंग फ्री होनी चाहिए, स्मूथ और शाइनी होनी चाहिए, हाई शुगर एंड ड्राई मैटर होना चाहिए रूट्स के अंदर। उसके बाद स्लो बोल्टिंग हैबिट होनी चाहिए और हीट टॉलरेंस होना चाहिए रूट के अंदर। क्राउन और अपर सरफेस जो है, जो शोल्डर है, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रीन कलर एंड फ्लैट और स्लाइटली अपलिफ्टेड रेदर देन कनकेव और श्रंकन। मतलब जो शोल्डर है वो कैसा होना चाहिए?
जो क्राउन पार्ट है और शोल्डर है वो ग्रीन कलर से फ्री होना चाहिए। हम जनरल देखते हैं जो अपर पार्ट होता है उस पर हल्का हल्का ग्रीन कलर होता है, तो उससे फ्री होना चाहिए, और वो थोड़ा सा अपलिफ्टेड होना चाहिए रेदर देन कनकेव। फिर देखिए रेजिस्टेंस होना चाहिए टू डिजीज एंड पेस्ट, तो अल्टरनेरिया ब्लाइट है इसके अंदर, सर्कोस्पोरा लीव्स ब्लाइट है, तो जो भी डिजीज हैं, पेस्ट है, एबायोटिक फैक्टर, जो भी बायोटिक फैक्टर हैं उनसे ये टॉलरेंट होनी चाहिए। तो ये थे इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर मेनली कैरेट के अंदर हम कौन सी मेल स्टेरिलिटी यूज करते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। जनरली वो क्रॉप्स जहाँ पर इकोनॉमिक पार्ट जो है हमारा सीड नहीं होता वहाँ पे हम कौन सी यूज करते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो इसके अंदर ये 3 टाइप की होती है, एक होती है ब्राउन एंथर टाइप, एक पेटलॉइड स्टेमन और एक गमीफर टाइप। तो 3 टाइप की इसके अंदर मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। ये ब्राउन एंथर जो होती है उसके अंदर जो फर्स्ट जिसमें ये मिली थी वो कौन थी, जो स्वीट टेंडर वैरायटी थी ना, उसके अंदर सबसे पहले ये ब्राउन एंथर टाइप देखने को मिली थी। जो पेटलॉइड स्टेमन है वो किसके अंदर सबसे पहले मिले थे, कॉर्नल वाइल्ड कैरेट के अंदर सबसे पहले ये मेल स्टेरिलिटी देखने को मिली थी। उसके बाद जो कॉमनली यूज़ करते हैं हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए वो है पेटलॉइड टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। उसके बाद हम देखें मेल स्टेरिलिटी जनरली इसके अंदर कौन कौन से टाइप देखने को मिलते हैं, फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी और स्ट्रक्चरल स्टेरिलिटी। ये जनरल टाइप्स है। मतलब फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी से मतलब है कि जो एंथर है या जो पोलन ग्रेन्स है उनका फंक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, जैसे कि क्लोज एंथर म्यूटेंट टाइप है इसके अंदर। तो हमारा जो एंथर है वो क्या है, क्लोज है, वो इनडेहिसेंट नहीं हो रहा है उसका, तो डेहिसेंस नहीं हो रहा है, और डेहिसेंस नहीं होगा तो पोलन ग्रेन्स बाहर कैसे आएंगे। तो ये किस टाइप का हुआ, फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी। मतलब पोलन ग्रेन तो हमारी फंक्शनल है पर वो अपना फंक्शन करने में असमर्थ है। उसके बाद देखें स्ट्रक्चरल मेल स्टेरिलिटी। स्ट्रक्चरल मतलब जो एंथर है, जो भी स्टेमन है, उनका स्ट्रक्चर क्या है वो सही नहीं है, उसमें दिक्कत है, तो इट इज़ स्टेमन लेस म्यूटेंट। मतलब उसमें स्टेमन नहीं है या फिर स्टेमन अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, तो ये टाइप की होती है। तो हम जैसे पेटलॉइड टाइप हमने देखी थी, तो पेटलॉइड टाइप जो होती है उसमें क्या होता है कि जो स्टेमन होते हैं, पेटलॉइड टाइप से ही पता चल रहा है, मतलब पेटल में कुछ चेंज है, तो हमारे जो स्टेमन्स होते हैं वो पेटल लाइक ऑर्गन्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। एंड इसके अंदर क्या होता है, उसकी वजह से क्या होगा, सीड यील्ड कम हो जाएगी। तो ये जो पेटलॉइड टाइप होती है ये दे आर पुअर सीड यील्डर्स। फिर नेक्स्ट है ब्राउन एंथर टाइप। जो ब्राउन एंथर टाइप है उसमें क्या होता है, डिफोल्ड ब्राउन कलर्ड एंथर्स विद नॉन फंक्शनल पोलन्स एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू अ जेनेटिक ब्लॉक इन मियोसिस। मतलब मियोसिस के दौरान एक जेनेटिक ब्लॉक के कारण जो ब्राउन है एंथर हैं वो कैसे हो गए हैं, डिफॉर्म्ड हो गए हैं और ब्राउन कलर के हो गए हैं, एंड दे आर नॉन फंक्शनल, दे आर नॉट डूइंग देयर फंक्शन। सो दिस इज अ ब्राउन एंथर टाइप। इसके अंदर जो है वो सीड यील्ड है वो ज़्यादा होती है, हाई सीड यील्डिंग पोटेंशियल होता है इसका एज कम्पेयर टू पेटलॉइड टाइप। नेक्स्ट हम देखें इसमें, नेक्स्ट है हमारी गमीफर टाइप। गमीफर टाइप कौन सी लाइन्स में डिटेक्ट होती है, इट इज़ डिटेक्टेड इन एलोप्लाज्मिक फॉर्म ऑफ ऑरेंज कलर्ड वेराइटी। जो एलोप्लाज्मिक फॉर्म है उनके अंदर डिटेक्ट होती है ये। एंड इसमें क्या होता है, टोटल रिडक्शन ऑफ एंथर्स एंड पेटल्स, मतलब पेटल्स और एंथर्स टोटल रिड्यूस हो जाते हैं इसके अंदर। मेनली कैरेट में हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यूज करते हैं, ये बात याद रखना। फिर है इसके अंदर जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, ये जो है हमारे नॉर्मल फ्लावर है जिसमें प्रॉपरली एंथर डेवलप हो रखे हैं, पेटल्स है, ठीक है, जो मेल फीमेल पार्ट है वो प्रॉपरली डेवलप्ड है। इसके अंदर नेक्स्ट है ब्राउन एंथर सीएमएस। तो ये क्या है, ये जो एंथर्स हैं इसमें ब्राउन कलर के हो गए हैं और डिफॉर्म्ड हो गए हैं। उसके बाद है तीसरी पेटलॉइड टाइप। पेटलॉइड टाइप में आप देख रहे हैं ये जो हमारे एंथर थे ये एक पेटल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो गए हैं। तो ये थी डिफरेंट टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी कैरेट के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखें जेनेटिक्स इसकी कि कौन सी इसके जो कैरेक्टर हैं वो किस किस जीन से कंट्रोल होते हैं। तो सबसे पहले देखें जो रूट शेप है, रूट शेप जो है दैट इज गवर्न बाय 3 जीन्स। 3 जीन से गवर्न की जाती है,
D, N and P। फिर बात करें रूट कलर की, रूट कलर है डाइजेनिक, 2 जीन से ये होता है, इसमें होता है P डैश Y डैश और 2 मॉडिफायर होते हैं E डैश एंड I डैश। ओके, फिर देखिए रूट टिप, रूट टिप है मोनोजेनिक, 1 जीन से होती है, ये होती है S जीन से, ठीक है। और ब्लंट टाइप इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर पॉइंटेड रूट, मतलब जो ब्लंट टाइप थी, जो चैंत ने वैरायटी देखी थी हमने, ब्लंट टाइप थी, तो जो ब्लंट टाइप शेप होती है दैट इज डोमिनेंट ओवर, जो ये इस टाइप की शेप होती है उस पर ये पूरी तरह से डोमिनेंट होती है, तो मेनली ब्लंट टाइप होती है वो हमें देखने को मिलती है। फिर देखिए रूट क्रैकिंग, रूट क्रैकिंग के लिए हम देखा था CK जीन था, तो ये मोनोजेनिक होती है एंड इट इज़ ससेप्टिबल डोमिनेंट टू रेजिस्टेंस, मतलब जो कि क्रैकिंग से ससेप्टिबल है वो डोमिनेंट है रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर है आइसोकाउमरीन जो था दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटर टेस्ट, तो ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव जेनेटिक कैरेक्टर है। जो आइसोकाउमेरिन जो था बीटा टेस्ट के लिए, ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव क्या होते हैं, जो कि बहुत सारे जीन्स से गवर्न किए जाते हैं, पॉली जीन्स जिनको गवर्न करते हैं वो होते हैं क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव जिसमें 1 या 2 जीन ही उसको गवर्न करते हैं कैरेक्टर को, वो होते हैं हमारे क्वालिटेटिव। फिर बात करें इसके अंदर फैमिली ब्रीडिंग जो होती है इज़ अ टाइप ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन, तो फैमिली ब्रीडिंग है इसके अंदर एक टाइप ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन है दैट इज यूज्ड फॉर ट्रेट इम्प्रूवमेंट इन द कैरेट, तो ट्रेट इम्प्रूवमेंट के लिए हम फैमिली ब्रीडिंग यूज करते हैं। सो जो फैमिली ब्रीडिंग होता है वो भी क्या होता है, सिमिलर टू लाइन ब्रीडिंग होता है, बट इसके अंदर जो प्रोजनी टेस्टिंग होती है दैट इज मोर इलेबोरेट दैन लाइन ब्रीडिंग और दैट इज हैपन्स इन मोर नंबर ऑफ जनरेशन, मतलब जो हम प्रोजनी टेस्टिंग करते हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ जनरेशन हम लेते हैं उसके अंदर, और जो बाद में हम उसके अंदर 4 से 6 फैमिली प्रोजनी लेकर एक हम सिंथेटिक वैरायटी बना देते हैं, ठीक है। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, फैमिली ब्रीडिंग मेथड्स। उसके बाद है ब्रीडिंग मेथड्स है अलग अलग, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से जो वेराइटीज़ हमारे इंडिया में आई हैं उसमें है पहली जीनो हमने पढ़ी थी, तो जीनो इज़ अ पॉपुलर वेराइटी, इट इज़ फॉर नीलगिरी हिल्स, और ये कहाँ से हुई थी, जर्मनी से इंट्रोड्यूस हुई थी। तो नीलगिरी हिल्स कहाँ है, तमिलनाडु में, एंड दिस इज़ जीनो इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो जर्मनी से ये हुई है इंट्रोड्यूस। उसके बाद है जो इंट्रोड्यूस हुई है दैट इज़ नेंटेस हाफलोंग इज एन ऑल्सो इंट्रोडक्शन रिकमेंडेड बाय IAI रीजन स्टेशन कैट्रेन, जो कैट्रेन IRI है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है कैट्रेन, तो ये वहाँ से इन्होंने इसको रिकमेंड किया है। इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड, इट इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस वेराइटी। नेक्स्ट जो इंट्रोड्यूस वेराइटी है उसमें है इम्परेटर, डेनवर्स, परफेक्शन, ये सब वेराइटीज़ हैं इंट्रोड्यूस्ड। फिर बात करते हैं मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन हमने इसमें क्यों यूज़ किया, मास सिलेक्शन वाज यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रूट लेंथ, कि रूट लेंथ की इम्प्रूवमेंट की जाए, और हाई यील्ड के लिए हमने मास सिलेक्शन को चूज किया था। नेक्स्ट है इसमें बल्क पॉपुलेशन, दिस इज अ मेथड वाज सक्सेसफुली यूज्ड टू इवॉल्व पूसा केसर, एंड द पूसा केसर वाज अ क्रॉस बिटवीन लोकल रेड एंड नेंटेस हाफलोंग। उसके बाद है म्यूटेशन ब्रीडिंग। जो म्यूटेशन ब्रीडिंग थी उसके अंदर जो केमिकल म्यूटाजेंस थे वो यूज किए, NEU, N-nitroso, N-ethyl urea at the rate of 0.025 to 0.06% and 0.012% यूज किया गया NMU, that was N-nitroso, N-methyl urea, और ये सक्सेसफुली यूज किए गए टू डेवलप आ स्टेराइल लाइन इन कैरेट। तो ये था म्यूटेशन ब्रीडिंग। उसके बाद है पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग। पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग में हम डेवलप किए गए टेट्राप्लॉइड 2n = 36 और ऑक्टाप्लॉइड 2n = 72। और इसके अंदर क्या है, ये डेवलप तो किए लेकिन इनकी क्या है, लिमिटेड यूटिलिटी है, मतलब ये लिमिटेड ही यूज किए जा सकते हैं। सो मेनली बात आती है कि पॉलीप्लॉइड क्या होती है। सो पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, एक 2 और मोर कंप्लीट जो हैप्लॉइड सेट हैं वो ऐड हो जाते हैं। सो अगर हम बात करें जैसे ये क्या होती है 2n = 18 होती है,
तो ये क्या है, एक डिप्लॉइड स्पीसीज। तो हमने टेट्राप्लॉइड बना दिया, तो ये क्या हो गई 2n = 36। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉलीप्लॉइड, इसमें क्या हुआ, 2 हैप्लॉइड सेट है वो ऐड हो गए हैं। तो अगर मतलब ये कंफ्यूज मत हो ना कि पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, तो जब इसमें 2 हैप्लॉइड सेट ऐड हो गए हैं तो ये क्या होगी, टेट्राप्लॉइड बन गई। तो दिस इज पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग। नेक्स्ट बात करें हेट्रोसिस ब्रीडिंग की। जो हेट्रोसिस ब्रीडिंग है ये पूले ने दी थी 1937 के अंदर। जो फर्स्ट हेट्रोसिस कैरेट के अंदर रिपोर्ट किया था दैट वाज बाय पूले इन 1937 एंड मेनली जो मेल स्टेरिलिटी लाइन थी और जो सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइन थी उनको यूज किया गया था। नेक्स्ट इसमें देखें, जो ये चैंतने और जो जेनंदा का क्रॉस था, जो F1 हाइब्रिड बनाया, तो उससे क्या हुआ कि 25 से 33% क्या हुई, यील्ड इंक्रीज हुई। उसके बाद था एक वर्जीनिया सवॉय एंड ओल्ड डोमेन, इनका जो हाइब्रिड था वो क्या था, रेजिस्टेंट टू CMV। उसके बाद है हेट्रोसिस जो था दैट वाज रिपोर्टेड, मेनली हेट्रोसिस का यूज किस लिए किया गया था, फॉर अर्लीनेस के लिए, ट्यूबर की लेंथ को बढ़ाने के लिए, ट्यूबर की यील्ड को बढ़ाने के लिए, और उसमें कैरोटीन कंटेंट है उसकी अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए। उसके अलावा टॉप वेट जो है उसका, कोर डायमीटर और रूट डायमीटर, इन सब के लिए हमने हेट्रोसिस ब्रीडिंग को यूज किया था। एंड ऑल्दो इसके अंदर जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है हम करते हैं, जो F1 हाइब्रिड प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें अंदर जो हैंड इमास्कुलेशन मेथड है, हैंड इमास्कुलेशन और पोलिनेशन, वो हम यूज नहीं कर सकते, दैट इज़ प्रैक्टिकल। सो अगर हम ऐसे हैंड इमास्कुलेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक जो वो है इन्फ्लोरेसेंस, उसमें क्या होगा, 1 सीड बनेगा या 2 सीड बनेंगे, तो वो प्रैक्टिकल यूज का नहीं है, तो हम इसमें हैंड इमास्कुलेशन यूज नहीं करते हैं। उसके बाद देखें ब्रीडिंग अचीवमेंट्स क्या क्या है इसके अंदर। तो ब्रीडिंग अचीवमेंट्स में है सबसे पहले रेजिस्टेंस टू CMV, कुकुम्बर मोजेक वायरस होता है ये। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंट है वो है वर्जीनिया सवॉय। एक है रेजिस्टेंट टू मोटले वायरस से रेजिस्टेंस है स्वीट क्रॉप एंड टॉप वेट। फिर है पीथियम स्पीसीज से रेजिस्टेंट, उसमें आती है नेंटेस एंड इम्परेटर। एंड रेजिस्टेंस टू नीमेटोड्स दैट इज हेट्रोडेरा कैरोटे, उसके रेजिस्टेंस है विलमोरियम 66। फिर है फ्री फ्रॉम टिप बर्न, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। टिप बर्न से जो फ्री है वो है स्कारलेट एंड नेंटेस। नेक्स्ट है बेबी कैरेट थी जो दैट वाज ब्रीड फॉर सुपरमार्केट के लिए बनाई गई थी, और इसका एग्जांपल है पेरिस मार्केट। इसमें हम देखें नेक्स्ट हीट टॉलरेंट कैरेट। हीट टॉलरेंट में आती है कुरोदा एंड न्यू कुरोदा एंड दे आर हैविंग डीप ऑरेंज कलर एंड स्टम्प रूट। फिर है जो एग्जोटिक कल्टीवर्स जो कॉमर्शली इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, उसमें है चैंतने, डैनवर्स, नेंटेस, अर्ली होन एंड अर्ली जैम। तो ये से था हमारा कैरेट की ब्रीडिंग। इसके बाद है सीड प्रोडक्शन। जो सीड प्रोडक्शन के मेथड्स है उसमें 2 मेथड्स हैं, एक है सीड टू सीड मेथड और एक है रूट टू सीड मेथड। दिस इज अ इन सिटू मेथड एंड द रूट टू सीड मेथड है दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसप्लांटिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सीड से लेके सीड ही ग्रो कर देते हैं। और रूट टू सीड में क्या करते हैं, पहले हम सीड ग्रो करते हैं, उसके अंदर से हम रूट लेते हैं और रूट का सिलेक्शन करते हैं जो अच्छी क्वालिटी की रूट्स होती हैं, और फिर हम उनको दोबारा से ग्रो करते हैं सीड प्रोडक्शन के लिए। फिर हम बात करें जो सीड प्रोडक्शन है हिल्स के अंदर देखें, तो हिल्स के अंदर जो सीड प्रोडक्शन करते हैं वो हम तब नॉर्मली यूरोपियन टाइप वेराइटीज़ लगाते हैं, और जो सीड प्रोडक्शन हम प्लेन्स में करते हैं उसके लिए हम जनरली एशियाटिक टाइप वेराइटीज़ लगाते हैं। और जो यूरोपियन टाइप्स हैं उनको हमने पढ़ा था, वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, चिलिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो ये सीड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो इनको लगभग 4 से 7 डिग्री सेल्सियस इनको टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। अगर 2 मंथ्स के लिए इनको इतना टेम्परेचर नहीं मिला तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करें इसमें पोलिनेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं। पोलिनेटिंग एजेंट जनरली हनी बीज होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो हाइमेनोप्टेरा के अदर जो इंसेक्ट हैं वो भी कर सकते हैं, डिप्टेरा के भी कर सकते हैं, और समटाइम्स कोलियोप्टेरा के भी इंसेक्ट इसके अंदर पोलिनेशन करते हैं, बट जनरली इसके अंदर हनी बीज हम पोलिनेटिंग एजेंट मानते हैं। जो पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं सीड की यील्ड को भी और
सीड की क्वालिटी को भी। तो हमने जनरली देखा है कि हम जब हनी बी हमारे खेत में ज़्यादा आती हैं तो हमारी यील्ड ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पोलिनेशन में हेल्प करती हैं और उससे क्या है, यील्ड ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी अच्छी आती है। बाद में बात करें हम आइसोलेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, तो न्यूक्लियस सीड है उनके लिए हमें आइसोलेशन जो डिस्टेंस है वो 1600 मीटर का रखते हैं। फाउंडेशन सीड है उनमें हम 1000 मीटर का रखते हैं, और जो सर्टिफाइड है उनमें हम 800 मीटर का रखते हैं। जनरली जो कॉमर्शियली हम यूज करते हैं सीड्स, उनके लिए हम 1000 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। फिर नेक्स्ट है जो मेल स्टेराइल और पोलिनेटर लाइन्स हैं उनको दे आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज ऑफ 4:1 और 8:1। तो जो मेल स्टेराइल और पोलिनेटर लाइन का रेशियो क्या होता है, 4:1 में यूज करते हैं या फिर 8:1 के अंदर उनको लगाते हैं। हाइब्रिड सीड इज हार्वेस्टेड फ्रॉम फीमेल लाइन्स ओनली। जो फीमेल लाइन्स हैं हम सिर्फ उन्हीं से क्या करेंगे, जो सीड है उसको हार्वेस्ट करते हैं। और जो सीड यील्ड हम देखें, सीड यील्ड है हमारी 500 से 600 किलोग्राम आती है पर हेक्टेयर। नेक्स्ट हम देखें सीड प्रोडक्शन में जो लाइगस बग है, लाइगस बग इज़ अ सीरियस पेस्ट ऑफ सीड क्रॉप। जो सीड क्रॉप में मेनली जो पेस्ट आता है वो है लाइगस बग, और मेनली हम जो भी इंसेक्ट होते हैं वेजिटेबल्स के अंदर ये सकिंग इंसेक्ट, उनके लिए हम मैलेथियन यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम मैलेथियन 5% यूज कर सकते हैं। तो ये था सीड प्रोडक्शन। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तक ही पढ़ेंगे। बाकी की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हैं, जो भी डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज़ हैं, जो भी बाकी का हिस्सा बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट टू आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ www.agristudypoint.com and you can also write us your valuable suggestions and comments to our Gmail ID that is agristudypoint1@gmail.com, and you can also connect with us through our contact number given on the screen. Okay, thank you.